एक बात जो आपने कही अश्विनी जी ने, आपकी भी बातों का एंड पॉइंट आ गया है स्वरोजगार की तरफ, तो एक बार मैं जरा उसे लेकर भी दर्शकों को डिटेल दे दूं। देश के युवाओं को सरकारी नौकरी के अलावा देश की 500 टॉप कंपनीज में इंटर्नशिप का मौका तो मिलेगा ही, साथ ही ऐसे वो तमाम युवा जो नौकरी नहीं करना चाहते हैं, जो खुद अपना रोजगार बनाना चाहते हैं और वहीं से अपना अनुभव बनाना चाहते हैं, तरक्की चाहते हैं, अपनी कंपनी खोलना चाहते हैं, ऐसे युवाओं के लिए भी नरेंद्र मोदी की सरकार ने अपना खजाना खोल दिया है। हम बात करें एमएसएमई सेक्टर की भी, जिसके लिए मुद्रा लोन की सीमा 10 लाख से बढ़ाकर इसे थोड़ा बढ़ा दिया गया है। अब वो आंकड़ा भी जो है हम आपके सामने रख देते हैं। सिडबी की पहुंच बढ़ाने के लिए भी नए ब्रांचेस खोलने का ऐलान किया गया है। भारत को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएंगे। देश का एमएसएमई सेक्टर मध्यम वर्ग से जुड़ा हुआ है। एक प्रकार से एमएसएमई सेक्टर की ओनरशिप मध्यम वर्ग ही है और इसी सेक्टर से गरीबों को ज्यादा से ज्यादा रोजगार भी मिलता है। छोटे उद्योगों की बड़ी ताकत, उस दिशा में हमारा अहम कदम है। इस बजट में एमएसएमईज के लिए ईज ऑफ क्रेडिट बढ़ाने वाली नई योजना का ऐलान किया गया है। मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट्स इकोसिस्टम को हर जिले तक ले जाने के लिए बजट में अहम घोषणा की गई है। ई कॉमर्स, एक्सपोर्ट हब्स और फूड क्वालिटी टेस्टिंग के लिए 100 यूनिट्स, ऐसे कदमों से वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अभियान को गति मिलेगी। अब जो बातें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज बजट में एलोकेट की अवधेश, उसमें मुद्रा लोन की रकम को 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दिया गया। सिडबी की ब्रांचेस 3 साल में नई ब्रांच खुलेंगी और 24 तो इसी साल खुलेंगी। फूड सेफ्टी लैब की बात कर लें, जिसका जिक्र भी प्रधानमंत्री भी कर रहे थे। प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर ई कॉमर्स पर काम करेंगे। इंटर्नशिप को लेकर 5 करोड़ युवाओं को 500 टॉप कंपनीज में मौका मिलेगा। ये वाकई में एक बहुत बड़ा कदम है। लेकिन अभी अभी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का पहला रिएक्शन आ गया है। क्या कह रहे हैं नीतीश कुमार, वो आपको सुना देते हैं। तो आज जितना लोग बोल रहे हैं, जब उनकी पार्टी के अंदर में थी, हम तो 10 के बाद से शुरू किए हुए थे। लगातार सब जगह कितना नहीं पड़ता, कहाँ नहीं कितना हुआ सब आप जानते हैं। और हम लोग कर रहे थे, लोग जितना काम करवाए उसको देखने के लिए आए, सब हम नहीं कराए। 14 के बाद तो लोग फिर अलग हट गए, तो नहीं कराए कि तुम ये कोशिश किए थे। लेकिन हम इसके लिए लगातार बोलते रहे और इन लोगों को भी हमने कहा। तो अब एक बात हो रहा था, विशेष राज्य का दर्जा पहले से खत्म हो गया है। हम लोगों ने कह दिया कि विशेष राज्य का दर्जा दीजिए या विशेष अधिकार के लिए मदद दीजिए। यहाँ के लिए जो जरूरत है बिहार के लिए, क्योंकि बिहार को भी आगे बढ़ना है। तो बहुत कुछ किया है, आप जानते हैं कैसे बुरा हाल था बजट का। जब हम लोग 5 से शुरू किए हैं, नवंबर 5 में, तो जो कितना काम करते हुए अब जहाँ देखिए ना कितना जगह पर जाने का रास्ता बना है, कितना ज़्यादा स्कूल बना है, कितना एक एक नए चीज़ों का निर्माण हुआ है। अब पटना का ही देखिए ना, शाम के बाद कोई बाहर निकलने के लिए जाता था। तो सर आज जो घोषणा हुआ उससे आप खुश हैं ना? सुनिए ना, सब कुछ किया गया। तो हम लोगों ने शुरू से कह दिया था ये या बिहार को विशेष तौर पर मदद करिए इसके लिए। अब उसी में उन लोगों ने कई चीजों का मदद करने का घोषणा कर दिया। तो आप संतुष्ट हैं? कहना था कि भाई असल चीज है कि हम लोगों को जो हम लोग इतना काम कर रहे हैं, तो उसमें अगर केंद्र से बहुत सारे चीजों में और ज्यादा अतिरिक्त मदद मिलेगा तो फायदा होगा। ये तो हो ही रहा है, इसलिए बिना मतलब करोगे। विशेष राज्य का दर्जा जो मांग रहे थे, राज्य का दर्जा का मांग अब खत्म होगा या आगे कंटिन्यू करेगा? हम लोग विशेष राज्य का दर्जा कह रहे थे, और अगर विशेष राज्य का दर्जा बहुत लोगों का था कि पहले से बंद कर दिया गया है इसलिए, तो उसके चलते
एक सहायता के लिए, बिहार के विकास के लिए मदद होना चाहिए, मदद होना चाहिए बिहार को, तो वो तो करना शुरू कर दिया। आप खुश हैं? अरे हाँ भाई, हम तो ये दोनों चीज कर ही दिए थे, तो एक चीज का तो शुरू हो गया। अरे यार आप जो है देखिए, ये जब पत्रकार ने सवाल पूछा कि क्या आपके विशेष राज्य के दर्जे की मांग यहीं पर खत्म होती है, क्योंकि ये मांग तो आप हमेशा से कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि मैंने विशेष पैकेज की मांग की, अगर विशेष राज्य का दर्जा ना सही तो फिर विशेष पैकेज दिया जाए। इसका मतलब यह है कि भविष्य की राजनीति के सभी दरवाजे बंद थोड़ी ना कर दिए जाते हैं अवधेश जी, है ना, वो दरवाजा तो खोल के रखना पड़ता है, कभी मनमुटाव हो गया तो। लेकिन फिलहाल वो विशेष पैकेज से खुश नजर आ रहे हैं। देखिए, विशेष राज्य के दर्जा के बारे में नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, उनको मालूम है कि जो क्राइटेरिया है नहीं होने वाला, एक बड़ा इशू था। 2006-07 से ही बिहार में इसको आगे बढ़ाया गया था पूरे, लेकिन अब इस समय तो केवल वो विपक्ष की मांग है कि आप सरकार पर दबाव नहीं डाल रहे हैं। देखिए, इस समय बिहार के विकास की दृष्टि से, और बिहार जो है देश और दुनिया भर के कुछ मामलों में पर्यटनों के, तीर्थयात्रियों का केंद्र बने, इसकी दृष्टि से इस बार की जो घोषणाएं हैं वो तात्कालिक रूप से दिखता है कि पॉलिटिकली हो सकता है, लेकिन इसको दूसरे रूप में मैं जोड़ रहा हूं, कुल 59,000 करोड़ के आसपास की सारी योजनाएं हो रही हैं, थोड़ी 59,000 से 60,000 करोड़ के आसपास, कि अगर बिहार में एक्सप्रेस वे चाहिए, एक्सप्रेस वे है नहीं बिहार में, अगर बिहार के पास उस रूप में पैसे नहीं है तो क्या केंद्र उसमें मदद नहीं करेगा? 2 एक्सप्रेस वे का ऐलान है। जो सबसे महत्वपूर्ण बात, जो मैं लगातार इस बात पर फोकस कर रहा हूं, कि गया जो है, जो जिसको गया और बोध गया, जो दोनों में थोड़ा अंतर एक ही साथ है। गया विश्व भर के हिंदुओं के लिए श्राद्ध का, अपने पितरों के मुक्ति और मोक्ष का सबसे बड़ा केंद्र है, दुनिया भर से वहां आते हैं। लेकिन जो वो विष्णुपाद मंदिर है, आप देखेंगे कि कब का बना हुआ है, उसमें प्रवेश के लिए बाहर की जगह वो सब इतने कम है कि उसका तो विस्तार पहले ही होना चाहिए था, बहुत कुछ हो गया है। तो अगर विष्णुपाद मंदिर का, फल्गु नदी से वहां तक जाने का, पूरे गया में जो सारे स्थान है जहां जहां पितरों के श्राद्ध में आपको जाना पड़ता है, बैठना पड़ता है, अगर उन सब का विकास होता है तो वो तो भारत में तीर्थयात्रियों, पर्यटन यात्रियों को बाहर से भी और देश से भी वहां आने वालों को सुविधा होगी, और होना ही चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ ना विकास का अर्थ केवल वही माना जाता रहा है। नरेंद्र मोदी के रिजिम में जो हमारे संस्कृति के केंद्र हैं, अध्यात्म के केंद्र हैं, उन सबको विकसित करके पाया गया है कि इकोनॉमी कैसे बढ़ सकती है, रोजगार कैसे हो सकता है। वाराणसी का आंकड़ा है कि 2023 में गोवा से 10 गुना ज्यादा लोग, करीब 2 करोड़ 20 लाख से ज्यादा लोग वहां आए हैं वाराणसी में, एक परिवर्तन होने से। और गया तो हमारे यहाँ मोक्ष की नगरी मानी गई है, तो उसके विकास के लिए किया गया, उसी ढंग से उसमें बोध गया भी है, बाकी भी जो भी आप देखेंगे, नालंदा है। लेकिन मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं सर, लेकिन इसमें केवल केंद्र सरकार की भूमिका नहीं है, इसमें राज्य सरकार की अपनी भूमिका भी है कि राज्य सरकार ने उस क्षेत्र का विकास करने के लिए क्या किया, जिसमें बीजेपी के सहयोग के साथ जेडीयू की सरकार रही है। देखो, सेकुलरिज्म के चक्कर में हमारे देश में कुछ समय से महात्मा बुद्ध तो सेकुलर के प्रतीक हो गए थे, लेकिन जो बाकी हमारे विष्णु भगवान है, शंकर जी हैं, फला, उस पर सरकारें काम करने से बचती थी कि वो सेकुलरिज्म के प्रतीक नहीं है। यहां तक कि विष्णुपाद की पहले जो नीतीश कुमार के ये था ना, उसमें यह था कि फल्गु नदी में महात्मा बुद्ध की ऐसे बनाएंगे मूर्ति। हम लोगों ने विरोध किया कि भाई फल्गु नदी में महात्मा बुद्ध बोध गया में हम लोगों के लिए वो भी 24वें अवतार, लेकिन वहां तो विष्णुपाद का तरह कुछ ऐसी मूर्ति वहां बननी चाहिए कि उसमें से फब्बारा में से निकले। तो अब वो चीजें स्वीकार हुई है, और वो बिहार के विकास के साथ साथ बिहार के विकास के साथ देश के विकास में भी योगदान देगा, और साथ ही हमारी आध्यात्मिक उन्नति में, और हमको आत्मसंतुष्टि होगी कि हमारा संस्कृति केंद्र कितना महत्व है। और केवल सांस्कृतिक केंद्र की बात नहीं कर रहे हैं, हमारे देश के जितने छोटे छोटे शहर है, ऐसे कई छोटे शहर है जहां पर देखा गया कि उस शहर के युवा दिल्ली, मुंबई, नोएडा, चेन्नई, बेंगलुरु जैसे बड़े बड़े शहरों की तरफ जाना चाहते हैं, क्योंकि काम की जो अपॉर्चुनिटीज है, वर्क अपॉर्चुनिटीज है, इन बड़े शहरों में है। उन युवाओं के लिए सरकार ने एक अवसर दिया है, स्टार्टअप के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। 12 साल बाद एंजल टैक्स को खत्म किया गया है। मनमोहन सिंह की सरकार के दौरान साल 2012 में यह टैक्स लगाया गया था, जिसे 12 साल के बाद नरेंद्र मोदी की सरकार ने हटा दिया है। ये बजट हमारे स्टार्टअप्स के लिए, इनोवेशन इकोसिस्टम के लिए ढेर सारे नए अवसर लेकर आया है। स्पेस इकोनॉमी को बढ़ावा देने के लिए 1000 करोड़ रुपए का फंड हो,
एंजल टैक्स हटाने का फैसला हो, ऐसे कई सारे कदम इस बजट में उठाए गए हैं। साथियों, रिकॉर्ड हाई कैपेक्स इकोनॉमी का एक ड्राइविंग फोर्स बनेगा। 12 नए इंडस्ट्रियल नोड्स, देश में नए सैटेलाइट टाउन्स का विकास और 14 बड़े शहरों के लिए ट्रांजिट प्लान्स, इससे देश में नए इकोनॉमिक हब विकसित होंगे और बहुत बड़ी संख्या में नए रोजगार बनेंगे। अश्विनी जी, ये जो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जब हम बात करते हैं स्वरोजगार की, तो कोई भी मान लीजिए अभी बिहार की ही चर्चा चल रही थी, वहाँ के किसी भी एक छोटे से गांव में रहने वाला या शहर में रहने वाला व्यक्ति क्यों हमेशा दिल्ली नोएडा के चक्कर लगाए, वहाँ पर नौकरी पाए? अगर वो अपना ही कोई काम, अपना ही कोई रोजगार अपने शहर में रहकर करना चाहे तो सरकार उसे क्या दे रही है, क्या अपॉर्चुनिटी है? देखिए, इस देश में क्या रहा पिछली सरकारों के समय में, लाइफ एज यूजुअल, जो चल रहा है वैसे चलेगा, उसमें कोई बदलाव लाना नहीं है। ख़ास तौर पर मैं यहाँ पर ध्यान दिलाना चाहता हूँ एक अर्थशास्त्र के विद्यार्थी के नाते, यदि पिछली सरकारों के बजट को देखें तो लगातार कैपिटल एक्सपेंडिचर को कम ही रखा गया और कम किया जाता रहा। क्यों? बड़ा आसान है, पैसा खर्च करो और कैपिटल एक्सपेंडिचर ना करो, बाकी सब पैसे बांट दो। कोई किसी भी नाम पर आपने पैसा बांटा या कहीं पैसा का कहीं रिसाव हो गया। लेकिन इस सरकार के समय में आप देखिएगा लगातार कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ रहा है। जो 3-4-5% हुआ करता था, आज 22-23% बजट का हो गया है। 11 लाख करोड़ रुपया केवल 11,11,000 करोड़ रुपया केवल और केवल कैपेक्स पर खर्च हो रहा है, जिससे इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, नए शहर बनेंगे, उन शहरों में वो युवा जा पाएंगे। और ये जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है, ये एक ख़ास बात है इस सरकार की। मैं इस बात को ज़रूर इंगित करना चाहूँगा। दूसरा बात कि जो हमारा युवा है वो नौकरी की तलाश में, जैसे कि बात आ रही बार बार कि नौकरी की तलाश में, चाहे वो सरकारी नौकरी हो, चाहे वो कॉरपोरेट की नौकरी हो, MNCs की नौकरी हो, उसकी तरफ भागता है। लेकिन इस देश में तमाम संभावनाएं हैं स्टार्टअप्स की, और हमने देखा कि मात्र 350 स्टार्टअप से 1 लाख से ज़्यादा स्टार्टअप हो गए, 107 से ज़्यादा यूनिकॉर्न्स हो गए। और इस सब को और आगे बढ़ाने की ज़रूरत है। तो उसमें आने वाली जितनी बाधाएं हैं, चाहे वो एंजल टैक्स की या किसी भी प्रकार की बाधा है, उस बाधा को दूर करना ये भी ज़रूरी है। और जो छोटे युवा जो स्टार्टअप नए आइडियाज़ के साथ नहीं, लेकिन एक सामान्य बिजनेस करना चाहते हैं, तो उनके लिए मुद्रा लोन चाहिए। तो मुद्रा लोन पहले 10 लाख था, ऐसा लगा कि 10 लाख कम होता है और बड़े बिजनेस करने के लिए कम से कम 20 लाख का चाहिए। तो वो इस बजट में प्रावधान किया गया है। कुल मिलाकर के मैं देखता हूं कि एक तरफ स्वरोजगार और दूसरी तरफ नौकरी, दोनों चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक ही चाहिए, दोनों चाहिए। उन दोनों का एक समायोजन इस बजट में देखने को मिलता है, जो मुझे लगता है कि एक अभिनंदनीय विषय है। शांतनु जी, आप भी सहमत हैं? जी बिल्कुल। पहले मैं वो जो आपने गया के बारे में अवधेश जी बोल रहे थे, देखिए भारत में करीब 100 से ज़्यादा ऐसे बड़े टाउन हैं जो केवल टेम्पल इकोनॉमी में, कल्चरल इकोनॉमी में चलते हैं, और ये बड़ी इकोनॉमी है। तिरुपति की अकेली इकोनॉमी करीब 2000 करोड़ की इकोनॉमी है। तिरुपति की अपनी इकोनॉमी तो वहाँ की सरकार तक को पैसा देती है, फंड देती है। और जिस कांवर पे बहुत लोगों के सीने में जलन होती है, वो कांवर 200 करोड़ की इकोनॉमी है केवल। और वो कांवर अधिकतर ज्वालापुर और हरिद्वार के मुसलमान लोग बनाते हैं उस कांवर। उसमें खाने वाले, टैक्सी वाले, पेट्रोल वाले, उनको कांवर बनाने वाले, सबका पेट भरता है। तो जितने हमारे बड़े प्रतीक हैं, जैसे उन्होंने कहा गया तो बड़ा प्रतीक है, उनको उनकी व्यवस्था बड़ी करना, तो वो केवल एक दिशा में सोचना कि केवल सरकारी नौकरी लग जाएगी, केवल स्टार्टअप आ जाएंगे, हमें हर दिशा में सोचना है। भारत जिस तरह से एम्प्लॉयमेंट और इनकम जनरेट कर सकता है। दूसरी बात आती है कि स्टार्टअप की, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई जब मैं किसी कॉलेज में जाता हूं तो बात करता हूं, हर आदमी अगर नौकरी ले लेगा तो नौकरी क्रिएट कौन करेगा? अगर रजत शर्मा जी इस चैनल को नहीं चलाते और सब लोग वो चैनल, अब भाई कैसे चैनल पहले एक हुआ करता था, दूरदर्शन पर 1 बना 2 बना, इतने सारे चैनल है, तो किसी को तो अपना जीवन खपाना पड़ेगा। तो आपको युवाओं को भी सामने आना पड़ेगा चैनल के माध्यम से भी कि आप भी जॉब क्रिएटर बने किसी तरह, और सरकार उसमें अलग अलग जगह मदद भी कर रही है। और जो कल का इकोनॉमिक सर्वे था उसमें एक चीज़ और साक्षी जी बड़ी अच्छी कही गई कि पहली तो हमारी मैन्युफैक्चरिंग में बहुत अच्छी ग्रोथ हुई। मार्च में हमारा जो PMI जो इंडेक्स होता है
वो करीब 16 साल में सबसे ज़्यादा था, 60 के आसपास था वो। और उसके लिए सरकार ने जो PLI मतलब जो प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव है, जैसे आपने हम मोबाइल की बात करते हैं कि पहले दो कंपनियां मोबाइल बनाती थी, अब करीब 100 से ज़्यादा कंपनी मोबाइल बनाती हैं। हमारे जितने मोबाइल हैं बड़ी बड़ी कंपनियों के 80-90% मोबाइल भारत में बनते हैं। और हम लोग नोएडा में बैठे हैं, ग्रेटर नोएडा में मिला के 60 से 70% मोबाइल बन रहा है, केवल ये 10 साल में हुआ है। मतलब हम लोग कर सकते हैं। तो इसके लिए जो इकोनॉमिक सर्वे में कल बात करी और माना भी कि हमें बिजनेस को करना आसान बनाना पड़ेगा। और बात भी चल रही है, बहुत सारी जो कंसल्टिंग कंपनी है वो काम कर रही है किस तरह से लेबर के रिफॉर्म हो, किस तरह से जो पुरानी क्रिमिनलिटी चली आ रही है। बहुत सारी ऐसे लॉ हैं कि आप ऐसा नहीं करेंगे तो आप क्रिमिनल ऑफेंस लग जाएगा आप पे, ओनर पे। वो क्रिमिनलिटी के लॉ पुराने 57 के बने हुए हैं कि वो आपने टॉयलेट में ये नहीं बनाया। जैसे साइजेस हैं कि आपको एक एम्प्लॉय को कितना साइज देना है। सिंगापुर में वो करीब 2.2 स्क्वायर फीट है, हमारे यहाँ वो 4 स्क्वायर फीट है। अब वो इतना महंगा हो जाता है कि बिजनेस करना कि वो बिजनेस ही नहीं कर पाते। तो ये सारी चीज़ों पर बात हो रही है और ये बहुत अच्छा है कि गवर्नमेंट अपने आप प्रो बिजनेस हो रही है। प्रो बिजनेस की मैं आपको बिजनेस सेटअप करने में जो लॉज हैं, ऐसे लॉज हैं जो प्रोडक्टिव नहीं है, ना तो वो एम्प्लॉय को फायदा करते हैं ना वो बिजनेस बनाने को फायदा करते हैं। आसान करने की कोशिश की जा बिल्कुल, रही तो है। उस पर जरूर काम होना चाहिए। बार बार वो जो लिमिटेड जॉब है उसी में आप कहें कि मैं इसमें ये कर दूंगा वो कर दूंगा, कुछ नहीं होगा। वो पॉलिटिकल डिबेट तो बना देगा लेकिन वो जॉब नहीं बढ़ाएगा। तो मेरे ख्याल से ये जो खांचा बड़ा करना है, जिसको कहते हैं इंक्रीज द पाई, कि भाई मेरी पाई अगर $3 बिलियन की हमारी इकोनॉमी है, वो जब 5 बिलियन की होगी, 10 बिलियन की होगी, जैसा अश्विनी जी कहा, जब इंफ्रास्ट्रक्चर पे 11 लाख करोड़ रुपए खर्च होगा तो क्या वो सड़क नरेंद्र मोदी बैठ के तो बनाएंगे नहीं।